चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर जेपी मिश्रा अनन्या यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, भरपूर शुभकामनाएं भी ज्ञापित करता हूं। इस आशा और अपेक्षा के साथ आपसे जुड़ता हूं कि निश्चित रूप से आप सफल होंगे। हम और आप साथ साथ दो कदम चलें, सफलता अपने आप सुनिश्चित हो जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, समय की बड़ी कीमत होती है। समय की बड़ी कीमत होती है। जिसने समय को नहीं पहचाना, जिसने श्रम को नहीं पहचाना, जिसने अपने को नहीं पहचाना, सफलता उससे कोसों दूर हो जाती है। और जो अपने को पहचान लिया, समय की पूजा किया और वास्तव में स्मार्ट तरीके से उसने अपने श्रम को डेवलप किया, समर्पण के साथ वह मिशन की तरफ चलने की कोशिश किया, सफलता उसके चरणों में पहुंच जाती है। मुझे पता है कि रात के 8 बज चुके हैं, आप सभी लोग अपने अपने कमरे में होंगे और इसीलिए मैंने मॉर्निंग क्लास के स्थान पर नाइट की क्लास रखी है ताकि आप सभी लोग अधिक से अधिक जुड़ चुके। और उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों, हर छात्र, हर हमारा जो विद्यार्थी है या जो भी मेरे अन्य सारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, कम से कम 10-10 लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करें। अगर ऐसा भी इस सेशन को शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोग जुड़ करके लाभ ले सकेंगे। अब यह लाइव सेशन लगातार रात में चलता रहेगा जब तक कि आप लोगों का एग्जाम टारगेटेड रहेगा। और ध्यान रहेगा, बिल्कुल सारे लोग अधिक से अधिक जुड़िए। और एकदम एक चीज जरूर, निवेदन भी है, अपील भी है, अपेक्षा भी है, आशा भी है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लेंगे। और जब आपकी सेवा में मैं तत्पर हूं आपको सहयोग देने के लिए, तो आप लाइक की बटन दबाने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा और एक दूसरे को भी प्रमोट करिए। सबसे हम जुड़ते रहेंगे। फटाफट सारे लोग जुड़ना शुरू करिए। और मैं देख रहा हूं सारे लोग बड़ी तेजी के साथ जुड़ रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे लोगों को। हृदय के अंतस्थल की गहराइयों से कोटिशः आशीर्वाद आप सभी लोगों को। चलिए, भरपूर शुभकामनाएं। आइए, समय को बिना गंवाते हुए हम अपने लक्ष्य की तरफ चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि समय बड़ा कीमती है। जैसा कि मैंने कहा, कहते थे जो मैं किला तोड़ दूंगा, समंदर की लहरों को मैं मोड़ दूंगा। समय ने कहा कुछ कर ना सकोगे अगर मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। हार्दिक अभिनंदन। आइए हम लोग अपने टारगेट की तरफ चलते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे लोगों को। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, हमको उम्मीद है कि अपने 2 सेशन के अंतर्गत, याद होगा अपने 2 सेशन के अंतर्गत हम लोग 60 क्वेश्चन पर पहुंचे हुए थे, 60 क्वेश्चन पर पहुंचे हुए थे और आज हम 61 की तरफ चलते हैं। ध्यान रखना एक चीज, यहां पर 60 वाले पर उस दिन मैंने क्वेश्चन उछाल करके आप लोगों के अदालत में मैंने पेश किया था, क्योंकि मेरे छात्र की अदालत है। मैं तो केवल एक गाइडेंस करने के लिए आता हूं। आप लोगों ने आंसर भी किया था। एक चीज ध्यान रखना, 60 में कमीशन ने डी आंसर भरा है, लेकिन रियल में जो सच्चाई होना चाहिए वो वी आंसर होना चाहिए। कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि यह जो जुडिशियल रिव्यू है यह भी असीमित नहीं है, क्योंकि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में किसी भी संस्था को असीमित पावर नहीं दिया जाता है। संसदीय जो विधान है उसी के अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू का जो प्रावधान किया गया है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए, अब हम लोग बिल्कुल 61 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। फटाफट पढ़ते चलिए, तुरंत आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, सारे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। कहता है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष की आयु तक आसीन रहते हैं। जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में 6% मत के साथ लोकसभा की कम से कम 4 सीटें प्राप्त होती हैं, वह राष्ट्रीय दल होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निस्तारण अध्यक्ष लोकसभा के द्वारा किया जाता है। संज्ञेय अपराध वह अपराध है जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तुरंत सारे लोग फटाफट जुड़ते चलिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए भाई, फटाफट बताइए क्या हो सकता है इसके अंतर्गत। तुरंत आप बताते चलेंगे। देख रहे होंगे सारे लोग आंसर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर है। सभी लोग बता रहे हैं कि सर सारा स्टेटमेंट जो भी क्वेश्चन में दिया गया है वो सब बिल्कुल सही है। बिल्कुल, अगर मैं गहराई पर देखूं तो यह 62 वर्ष की अवस्था बिल्कुल सही है। और उसके बाद मैंने कहा था कि कम से कम वैध मत का 6% प्राप्त करें और 4 सीटें प्राप्त करें। और उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, यह जो है
स्पीकर के द्वारा निर्धारित किया जाता है, लोकसभा में, विधानसभा में भी स्पीकर के द्वारा, और संज्ञेय अपराध के संबंध में बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है। सारे के सारे लोगों ने डी आंसर भरा है, बहुत तेज आंसर आप लोग दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, जबरदस्त सेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हुए। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 बिल्कुल आपके सामने है। अपने इस सेशन 3 में आप सभी लोगों को बिल्कुल आमंत्रण करते हुए, चुनौती पेश करते हुए, यह दिखाते हुए कि कैसे रण में विजय अर्जित की जाती है। चलिए सारे लोग फटाफट जुटते हैं। कहता है एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, सारे लोग आंसर दे रहे हैं फटाफट, बहुत बढ़िया, सारे लोग बता रहे हैं। चलिए वेरी गुड, सारे लोग कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति को देता है। बिल्कुल सही है प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति उनको अपॉइंट करता है, वह त्यागपत्र प्राप्त करने का अधिकारी भी है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज दिमाग में रखना प्रिय विद्यार्थियों, यद्यप भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र लेता है, प्राप्त करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी भी न्यायाधीश को राष्ट्रपति हटा नहीं सकता है जब तक कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया को फॉलो न किया जाए। ध्यान रखना, महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए तुरंत हम लोग आगे चलते हैं। 63 नंबर के क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। कहता है किस न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उस प्रस्ताव के पास होने के पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया था। 63 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। बिल्कुल सारे लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, फटाफट आंसर करते चलिए। बिल्कुल सही है, तो सारे लोगों ने आंसर भरा है। सौमित्र सेन बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। तुरंत हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। 64 अब देखिए, कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं भारत की समेकित निधि से, जिसको हम लोग संचित निधि कहते हैं, और राज्य की समेकित निधि से, भारत की आकस्मिकता निधि से, राज्य की आकस्मिकता निधि से। सारे लोग आंसर दे रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, फटाफट आंसर करते चलिए, सारे लोग आंसर करें तुरंत। मैं देख रहा हूं बहुत तेजी के साथ, जबरदस्त आंसर है। और आपको ध्यान रखना है, सारे लोग आंसर दे रहे हैं कि भारत की समेकित निधि। प्रिय विद्यार्थियों, भारत में 3 निधियां होती हैं। निधि का अर्थ होता है जिसको आप कहते हैं फंड, ठीक है। ये 3 निधियां होती हैं। 3 निधियों का जो वास्तविक स्वरूप है, पहला है संचित निधि, जिसको समेकित निधि कहा गया है, संचित निधि, या जिसको हम समेकित निधि कहते हैं। दूसरे को अगर हम गहराई से देखें तो इसे हम लोक लेखा निधि कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक लेखा निधि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लोक लेखा निधि कहते हैं, ठीक। और जो तीसरा आता है प्रिय विद्यार्थियों, इसको हम लोग आकस्मिकता निधि कहते हैं। आकस्मिकता, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आकस्मिकता निधि कहते हैं। ध्यान रखना, एक चीज समझो, संचित निधि का जो अभिभावक है राष्ट्रपति नहीं प्रिय विद्यार्थियों, संसद है। क्योंकि जब तक संसद विनियोग विधेयक पारित नहीं करेगी, संचित निधि से 1 रुपया भी भारत सरकार नहीं निकाल सकती है। याद रखना इस चीज को। संचित निधि का अभिभावक कौन है? संसद है। लोक लेखा निधि का कोई अभिभावक नहीं होता है, याद रखना इस चीज को। जो पब्लिक अकाउंट होता है, जो लोक लेखा निधि होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें जो भारत सरकार है वह केवल संरक्षक की भूमिका निभाती है, बैंकर की भूमिका निभाती है, अभिभावक की भूमिका में नहीं रहती है। ध्यान रखना। और जो आकस्मिकता निधि है, इसका अभिभावक राष्ट्रपति है, और वह जब चाहता है, विशेष परिस्थितियां आने पर, आकस्मिक कंडीशन आने पर, वह फंड को रिलीज करता रहता है। हाँ, उसकी ऑडिटिंग हो जाती है, ऑडिटिंग होने के बाद उसे संसद में रखा जाता है, और बहस करने के बाद उसे अनुमोदन जब मिल जाता है, तब संचित निधि से पैसा निकाल करके आकस्मिकता निधि में डाल दिया जाता है। तो कहने का मतलब हो गया, बिल्कुल। और राज्य की समेकित निधि से ही न्यायाधीशों के वेतन भत्ते हैं, बिल्कुल सही है। अब हम लोग चलते हैं 65 की तरफ। चलिए फटाफट आंसर करते हैं। 65 में उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवा निवृत्ति की आयु क्या है? आप कहते हो 65, कहते हैं 65 है, 60 है, 62 है, 58 है। सारे लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त। सभी लोगों ने कहा कि 62 ईयर्स है। ध्यान रखना, अगर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है तो 65 ईयर है।
ध्यान रखिएगा। और अगर हाई कोर्ट का न्यायाधीश है तो ध्यान रखना 62 ईयर है। एक चीज मैं आपको यहां समझा देना चाहता हूं कि इनकी जो आप कह सकते हैं कि जो इनकी वर्क पीरियड होते हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं है। और याद रखना यहां तो केवल उम्र की एज का एक बाउंड्री बनाई गई है, उसी के आधार पर इनका निर्धारण कर दिया जाता है। बात समझ रहे? सीधे बिल्कुल जुड़ना है आपको और आप सीधे कहते हैं 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 ईयर्स, 62 वर्ष, 58 वर्ष, सीधे आपने भर दिया है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से। आइए हम लोग आगे 66 के अंतर्गत कहता है भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज कराता है तो उसे इसके लिए फीस नहीं देनी होती है। उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत कर सकता है। कहते हैं हमारे पास 4 विकल्प सामने रखे हैं, ये चीज जरूर ध्यान रखना। 4 विकल्प हम लोग सामने रखे हैं, कौन कौन सा है उस पर हम लोग आएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज दिमाग में रखना, यहां पर सीधे कहता है उपभोक्ता को खाद्य जांच करने के लिए नमूना लेने का अधिकार है। बिल्कुल, उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज कराता है तो उसके लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ती, ये गलत है। उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से शिकायत दर्ज करा सकता है, सही है। 1 और 3 आपको भरना है बिल्कुल कंफर्म रूप से। बहुत बढ़िया, सारे लोगों ने आंसर को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ा है। चलिए 67 आ गए हम लोग। आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? कहते हैं इलाहाबाद, दिल्ली, गुजरात, मुंबई। ध्यान रखना, कहता है निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन सा एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। चलिए 67 में सारे लोग आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, आप लोगों ने बिल्कुल आंसर भरा है। मुंबई, आप इसको जानते हैं, बिल्कुल सही है। ये जो मुंबई है दादरा नगर हवेली ना दमन दीव, इन दोनों के कॉन्सेप्ट को डेवलप करती है। ध्यान रखना, मुंबई बिल्कुल सही है प्रिय विद्यार्थियों। चलिए मुंबई आपने भरा है। अब हम आगे 68 में कहता है निम्न उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त है। कहता है किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? कहता है कोलकाता उच्च न्यायालय की, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की, मुंबई उच्च न्यायालय की, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, कहता है निम्न उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक बेंच है? बहुत बढ़िया, सारे लोग बता रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सभी लोग गुवाहाटी को बता रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, कहता है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्च न्यायालय को एक अभिवेशन किया था। खंड 1 अनुच्छेद 127 के अंतर्गत, खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, खंड 11 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, खंड ए अनुच्छेद 144 के अंतर्गत। बिल्कुल 69 क्वेश्चन में आप देखिए, एक चीज ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, यहां सीधा आपको पता होना चाहिए कि यह बिल्कुल परामर्श लेने की संबंधी जो प्रक्रिया है, यह सीधे आप लोग आंसर भी करते जा रहे हैं। खंड 1 और आर्टिकल 143 के तहत बिल्कुल कन्फर्म है, 101% सही है। ध्यान रखना, क्योंकि वो इसके संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया था और उनसे एक आप कह सकते हैं एडवाइजरी प्राप्त करने का जो एफर्ट किया था। आप बिल्कुल सीधे सीधे वे आंसर आप भरते चलते हो। अब हम आ गए 70 नंबर के क्वेश्चन में। कहता है भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तुरंत फटाफट देखते चलिए प्रिय विद्यार्थियों। देश में 18 उच्च न्यायालय हैं, उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं। चलिए सारे लोग आंसर करिए फटाफट। बिल्कुल इतने सहयोगी जुड़ चुके हैं, इतने छात्र जुड़ चुके हैं, नाम लेना मुश्किल हो रहा है, लेकिन सारे लोगों को हृदय की अंतस्थल की गहराइयों से आशीर्वाद है मेरी तरफ से। चलिए सारे लोग फटाफट फटाफट आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसमें तुरंत आंसर आ चुका है 70 नंबर के क्वेश्चन में।
सारे लोग आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सारे लोग आंसर कर रहे हैं। कह रहा है देश में 18 उच्च न्यायालय हैं, गलत है। आप सीधे कहेंगे कि देश में 25 उच्च न्यायालय हैं, बिल्कुल कंफर्म है। ठीक, तो एक जहां है उसको तुरंत गलत कर दीजिए, ये दोनों गलत हो गए। कहता है उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्य पर है, ध्यान करिए, यह भी गलत है। उसके बाद किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, यह भी गलत है, दिल्ली में मौजूद है। और केवल चौथा सही है, सारे लोगों ने आंसर भरा है केवल 4, बिल्कुल सही है। आपको पता होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ शासित प्रदेश है जिसके पास अपना हाई कोर्ट मौजूद है, बिल्कुल दिमाग में रखना है। तो केवल 4, ठीक। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 71 में, ध्यान रखना, भारत में कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? कहता है संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। सारे लोग आंसर करेंगे फटाफट, बिल्कुल सही है, आंसर आ चुका है, बिल्कुल 3, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक, चलिए 72 में हम लोग पहुंच चुके। कहता है ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रधान शक्तियों के अंतर्गत किया जाना चाहिए था, उस रिट को हम क्या कहते हैं? बिल्कुल बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है। एक चीज आपको पता होना चाहिए, मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट 5 रिटें लॉन्च करती है। नंबर 1 हैबियस कॉर्पस जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, नंबर 2 परमादेश जिसे हम मैंडमस कहते हैं, नंबर 3 उत्प्रेषण प्रतिषेध प्रोहिबिशन, नंबर 4 उत्प्रेषण सेरिटोरी, नंबर 5 क्यूआरंटो अधिकार परीक्षा। प्रिय विद्यार्थियों, ये 5 रिटें होती हैं और ये 5 रिटें मौलिक अधिकार को सुरक्षा प्रदान करती हैं, ये चीज आपको दिमाग में रखना। बहुत ही शानदार सेशन, और इस रात 8 बजे के इस सेशन में जबरदस्त जिस तरह से आप सहभागिता किए हैं, कोटिशः धन्यवाद आप सभी को, और फटाफट आंसर करते चलिए। बहुत ही जबरदस्त सेशन, बहुत ही जबरदस्त सेशन। और आप सभी लोग इस चीज को कह रहे हैं कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है। क्या जबरदस्त सेशन है, बिल्कुल मैंडमस को आपको भरना है, बहुत जबरदस्त। और अगर यही चीज मैं कह देता कि एक ऊपरी अदालत निचली अदालत को कार्य के संबंध में निर्देश दे रही है और बताती है कि आप अपनी सीमा में रहकर कार्य करिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? याद रखना, उसको हम लोग प्रोहिबिशन कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अगला सेशन आ चुका है जबरदस्त तरीके से। और एक चीज ध्यान रखिए, हर छात्र इतनी बड़ी संख्या में जुड़ चुका है, ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक छात्र प्रिय विद्यार्थी कम से कम 10 विद्यार्थी तक इसको शेयर करेगा, और निश्चित रूप से हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, सभी लोग लाभान्वित हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए 73 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बहुत बढ़िया, चलिए फटाफट बताइएगा। 73 में आ गया क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल सारे लोगों के आंसर आ चुके हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सारे लोगों के आंसर आ चुके हैं, बिल्कुल आप एकदम देखिए कॉन्सेप्ट को। तो इसमें सीधे उत्प्रेषण आ रहा है, बिल्कुल सही है। उत्प्रेषण का मतलब होता है ऊपर उठाना, अर्थात जो ऊपरी अदालत है वह निचली अदालत को कहती है कि आपने जो डिसीजन किया है या फाइनल पहुंचे हैं उसको आप मेरे पास भेजिए, जब तक मैं उसका सर्वे ना कर लूं, उसकी समीक्षा ना कर लूं, आप उस पर कोई अंतिम निर्णय एक्टिवेट नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, उत्प्रेषण माने ऊपर उठाना। और सेम बात कही जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? बिल्कुल उत्प्रेषण आपको भरना है, बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग आगे 74 के अंतर्गत, कहता है निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? ठीक, कहते हैं परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार। आपको पता होना चाहिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि इसमें 3 क्षेत्राधिकार तो सब में है, ठीक, लेकिन ये जो परामर्श वाला क्षेत्राधिकार है यह केवल सुप्रीम कोर्ट का है, और परामर्श लेने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। ये चीज आपको दिमाग में रखना है, बिल्कुल एकदम कंफर्म 101% या 100% कह लीजिए। ठीक, चलिए भाई सारे लोग, क्या जबरदस्त, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग पेपर हल कर रहे हैं।
और बड़ा आश्चर्य है, बहुत बढ़िया। अनूप जी हैं, सुशील जी हैं, मोहन जी हैं, बहुत बढ़िया। श्वेता जी भी है, अंकिता है, बहुत ही जबरदस्त। सारे लोग, इतने विद्यार्थी, इतने सहयोगी जुड़ चुके हैं कि नाम लेना मुश्किल हो जा रहा है। फिर भी सबको शुभकामनाएं हैं। एक चीज दिमाग में रखना, परामर्श देने का जो क्षेत्राधिकार है, दिमाग रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, इसमें आपको बिल्कुल एक टारगेट बना के चलना है कि परामर्श देने की शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट को है और परामर्श पाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। और जब भी परामर्श देने की बात आती है, सुप्रीम कोर्ट एक संविधान पीठ गठित करता है और संविधान पीठ के माध्यम से मैटर की डे टू डे सुनवाई करता है और उसको राष्ट्रपति को कन्वे करता है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलिए हम आगे 75 के अंतर्गत कहता है सीवीसी और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? कहता है पीएम, विपक्षी नेता, पीएम द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, स्पीकर स्वयं, केवल राष्ट्रपति या पीएम स्वयं करता है। बताइए कौन हो सकता है? चलिए भाई फटाफट बताइएगा। 75 में बिल्कुल बिल्कुल सारे लोगों के आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल 75 में देखते चलिए। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। 75 में बहुत ही शानदार, वेरी गुड। सारे लोग आंसर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, विपक्षी नेता और पीएम द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री। कहने का मतलब इसमें कौन कौन से आगे? प्रधानमंत्री हो गया, फिर उसके बाद विपक्षी नेता हो गया, विपक्षी नेता हो गया, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद एक कैबिनेट मंत्री हो गया, प्रायः गृह मंत्री इसमें बैठ जाते हैं, कैबिनेट मंत्री हो गया। ध्यान रखिएगा, इनकी एक समिति होती है, इनकी एक कमेटी होती है जो नाम को फाइनल करती है। याद रखना, नाम को फाइनल करती है और इसी नाम को प्रेसिडेंट को दिया जाता है और प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर देता है। बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सारे लोग आंसर कर रहे हैं। अब हम आ गए 76 में। दिमाग में रखना प्रिय विद्यार्थियों, आरटीआई कब पारित किया गया? चलो सारे लोग बताइए। 2005, 2004, 2002, 2009। सारे लोग आंसर करेंगे बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है आरटीआई के संबंध में? फटाफट बातों को रखते चलिए। बहुत बढ़िया, सारे लोग बताएंगे क्या होगा आंसर। चलिए बताइए, सारे लोग तुरंत आंसर करिए, तुरंत आंसर करिए। सारे लोग आंसर करेंगे क्या हो सकता है। ठीक, सभी लोग बता रहे हैं क्या होगा। बहुत बढ़िया तरीके से सारे लोग आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सारे लोग आंसर किए हैं। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। आप एक चीज दिमाग में रखना प्रिय विद्यार्थियों, पहली बात कि जो सूचना का अधिकार है, आरटीआई है, ध्यान रखना, आरटीआई इज नॉट फंडामेंटल राइट। जो सूचना का अधिकार है यह फंडामेंटल अधिकार नहीं है। दिमाग में रखना, यह है क्या? यह कानूनी अधिकार है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार को परिभाषित करते समय सूचना प्राप्त करने के अधिकार को इन्होंने मौलिक अधिकार से जोड़ा है। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि सीधे सीधे यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, नहीं, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंतर्गत निजता के अधिकार के साथ भी इसको कोरिलेट किया है। बात समझ रहे हैं? लेकिन एक चीज समझो, जब इस पर कभी प्रश्न आता है कि जो आरटीआई है, जो उसमें सूचना का जो अधिकार है, अगर कभी आए, क्या यह कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या यह लीगल है, ठीक है, क्या यह नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, या क्या है? आप कहेंगे इट इज ओनली लीगल नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। यह कानूनी अधिकार है प्रिय विद्यार्थियों, संवैधानिक अधिकार नहीं है। दिमाग में रखना। और 15 जून 2005 को इस पर मान्यता प्राप्त होती है, इसको अनुमति मिलती है। आप कह सकते हैं 15 जून 2005 को, ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रपति ने इस पर अपनी साइन किया है और उसके बाद 12 अक्टूबर को यह लग चुका है। तो जब भी कभी डेट आपसे पूछ ले कि कब यह राष्ट्रपति ने साइन किया, तो 15 जून 2005 को साइन किया है। और जो 12 अक्टूबर है, दिमाग में रखना प्रिय विद्यार्थियों, 12 अक्टूबर को यह पूरे देश में क्या हुआ? लागू हो गया। बिल्कुल
अब इसमें आप सीधे किस में भरेंगे, सीधे 2005 में। एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई कह दे कि भगवान ये तो संवैधानिक है, अगर मान लो कोई आपका सहयोगी हो, आपसे बहस करने के लिए तैयार हो जाए कि आरटीआई इज टोटली कॉन्स्टिट्यूशनल, पूरी तरह से संवैधानिक है, तब आप क्या जवाब देंगे? आप तुरंत बताइए। किसी भी पक्ष को संवैधानिक होने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल होने के लिए दो बेसिक आधार होते हैं। एक तो वह पहले से ही किसी आर्टिकल में प्रावधानित हो, दूसरी चीज उसे संविधान में संसद द्वारा संशोधन करके, विशेष बहुमत से संशोधन करके संविधान में सबमिट किया गया हो। आरटीआई दोनों माध्यमों से नहीं आया है। आरटीआई को तो संसद ने साधारण बहुमत से एक अधिनियम पास करके लागू किया है, और कोई भी जो प्रक्रिया इस तरह से आती है जो साधारण बहुमत से डेवलप की जाती है, वह एक कानूनी स्वरूप प्राप्त करती है, संवैधानिक स्वरूप नहीं प्राप्त करती। ध्यान रखिएगा, इस तरह से आप इसको आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग सीधे देख रहे हैं, कहते हैं सूचना पाने का अधिकार है। बहुत बढ़िया, एक विधिक अधिकार है, एक संवैधानिक अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, सारा आंसर आपके सामने आ चुका है। फटाफट मेरे विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं। क्या गजब, सारे लोग बोल रहे हैं कि सर बिल्कुल यह एक विधिक अधिकार है और यह संवैधानिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने इसको मौलिक अधिकार से जोड़ने का प्रयास किया है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है यह एक विधिक अधिकार है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। 78 नंबर के क्वेश्चन पर कहता है जो आरटीआई है, प्रिय विद्यार्थियों दिमाग में रखना, आरटीआई पर राष्ट्रपति कब अपनी स्वीकृति दिया है? अभी अभी मैंने चर्चा किया था मेरे बाबू, 15 जून 2005 को। बहुत बढ़िया, 15 जून 2005 को, बिल्कुल सही। लेकिन लागू कब हुआ है? 12 अक्टूबर को। दिमाग में रखना, 12 अक्टूबर को, बिल्कुल। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। एक 79 में हम आ चुके हैं। क्या जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के हम आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। केंद्रीय वित्त आयोग क्या है? कहता है कितने सदस्य होते हैं? आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कहता है 5 सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, कोई नहीं है। ध्यान रखिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, केंद्रीय वित्त आयोग में अध्यक्ष को लेकर के टोटल 5 मेंबर होते हैं। सारे लोग आंसर दे चुके हैं। क्या जबरदस्त आंसर है, बिल्कुल सारे लोग आंसर दे चुके हैं। और एक चीज दिमाग में रखिएगा कि ये जो केंद्रीय वित्त आयोग है, जिसको आप फाइनेंस कमीशन के रूप में जानते हैं, ये आर्टिकल 280 के अंतर्गत है। ध्यान रखिएगा। और इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, यह संवैधानिक बॉडी है। और ध्यान रखना, यह सेमी जुडिशरी, अर्थात उसको आप कहते हो हिंदी में अगर मैं लिख दूं, अर्ध न्यायिक संस्था की तरह से कार्य करती है। अर्ध न्यायिक संस्था जैसे कार्य करती है। फिर उसके बाद यह ऑटोनोमस है, स्वायत्त संस्था के रूप में काम करती है। स्वायत्त संस्था, स्वायत्त संस्था के रूप में काम करती है। स्वायत्त संस्था के रूप में काम करती। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए अब हम लोग सीधे आगे 79 में 80 पर आइए। कहता है लोकसभा और विधानसभा, ध्यान रखना कि चुनाव खर्च की सीमा क्या है। अभी मैं आपको लिखाया था, बिल्कुल लिखाया था प्रिय विद्यार्थियों, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव खर्च की सीमा क्या है, उसको मैंने आपको लिखाया था। ध्यान रखिएगा, 70 लाख लोकसभा में, 28 लाख राज्यसभा उस विधानसभा में, और बिल्कुल आप ए आंसर को भरिएगा। चलिए सारे लोग, अब हम आगे 80 नंबर 1 क्वेश्चन में जबरदस्त तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हुए, और कहता है वह कौन सा उच्च न्यायालय है? ध्यान रखिए, कौन सा उच्च न्यायालय है जिसने व्यावसायिक न्यायालय की स्थापना की है? क्या जबरदस्त, बिल्कुल सही है। एक शानदार सेशन, बिल्कुल इस नाइट में, जबकि ठंडक भी बढ़ रही होगी और आप घर पर रजाई में बैठ करके हल रहे होंगे, पेपर कर रहे होंगे, लेकिन मेरे लिए थोड़ा ऊर्जावान हो जाइए, चाय की चुस्की लेते हुए पेपर हल करते रहिए और सफलता को सुनिश्चित बनाते रहिए। चलिए फटाफट आंसर करिएगा। कहता है नई दिल्ली, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। 81 नंबर के क्वेश्चन पर आप आ चुके हैं। सारे लोगों का आंसर आ गया है, सभी लोग नई दिल्ली बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलिए 82 नंबर के क्वेश्चन में
कहता है प्रथम मोबाइल कोर्ट किस राज्य में स्थापित किया गया। पहली बात तो आपको ये देखना है, ये जो मोबाइल कोर्ट की चर्चा आ रही है, मोबाइल कोर्ट की जो संकल्पना आ रही है, ये किसके द्वारा दी गई है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दी गई है। और इसमें आपको चेक करना है कि एक गुजरात है, B हरियाणा है, C दिल्ली है, D बिहार है। और आपको इसको देखने की जरूरत है कौन हो सकता है इसमें। सारे लोगों के आंसर हैं सर गुजरात में है, बिल्कुल सही। और मुझे भी आपका निर्णय मंजूर है क्योंकि मेरी यह अदालत छात्रों की अदालत है और आपका बहुमत ही मेरा ही निर्णय बन जाएगा। बिल्कुल सही है, सारे लोग आंसर कर रहे हैं। 83 में देखिए कौन नए उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, दमन, लक्षद्वीप, चंडीगढ़। तो आप सीधे आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। और ये 3 पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थापित हुए थे। 24 हुआ था, बाद में आंध्रा उच्च न्यायालय आ गया, टोटल 25 बन गया। क्लियर हो गया? तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, कहते हैं कि अगला 84 में भारतीय संविधान में आर्थिक योजना किस सूची में शामिल की गई है? चलो भाई, 84 में भारतीय संविधान में आर्थिक योजना मैंने कई बार डिस्कस किया था। प्रिय विद्यार्थियों, यह जो है समवर्ती सूची में है। केंद्र और राज्य दोनों इस पर अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं। बिल्कुल समवर्ती सूची में आप इसको भर देते हैं, बिल्कुल सही है। चलिए हम आगे 85 में कहता है विवाह विच्छेद गोद लेना किसका विषय है? 85 में हम आगे, बिल्कुल सही है, सारे लोगों ने आंसर किया है बहुत जबरदस्त तरीके से। संघ सूची, बिल्कुल सही। अब हम आगे प्रिय विद्यार्थियों सीधे अगर मैं कहूं तो सीधे आगे हम लोग 86 में भारतीय संविधान में कुल कितने संविधान संशोधन हुए हैं? यहां थोड़ा गलत छाप दिया है, मैंने कंटेंट दिया था लेकिन वो समझ नहीं पाया। इसमें आपको 5 जोड़ना है, टोटल 105। ठीक, दिमाग पर रखिएगा, टोटल 105, 105 संविधान संशोधन। ठीक, और छठा भी लाइन में है। ठीक, लेकिन अभी जो आंसर लगातार क्वेश्चन पेपर में दिए जा रहे हैं 105 आपको भरते चलिए। ठीक, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 87 में कहता है संथाली, डोगरी, बोडो, मैथिली को कब 8वीं भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? 87 में आ जाइए सारे लोग। तो इसको आप कहते हैं बिल्कुल 71वें संविधान संशोधन 1992 में। सारे लोगों के आंसर मिल चुके हैं, बहुत बढ़िया। और इस आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि यह एक छोटा सा सेशन रहा है और हम लोग कल ही क्वेश्चन को शिक्षित तक पहुंचा दिए थे, आज इस सेशन को हमें लेकर लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। 88 क्वेश्चन का ये टोटल सेशन था। 88 क्वेश्चन का आपको पता है, सारे लोग आंसर दे रहे हैं कि सर इसमें बिल्कुल 1985 बिल्कुल सही है। और आपको पता होना चाहिए यह सीधे सीधे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 यह डेवलप किया गया था। ठीक है, 1985, ठीक, 1985 यह डेवलप किया गया है। और आपको पता होना चाहिए इसमें दल बदल का कानून है, इसमें दल बदल कानून है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक, और इसको कंट्रोल करने की कोशिश मिस्टर राजीव गांधी ने किया था। चलिए, और मुझे लगता है कि आज जो सेशन हम लोगों ने लास्ट सेशन किया है, थोड़ा हो सकता है कि क्वेश्चन आज 5 कम रहे हो, लेकिन टोटल 2 कम थे, शायद 28 क्वेश्चन हो गए। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट जो सेशन लेकर हम आने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त सेशन के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। ध्यान रखना, अब लगातार प्रैक्टिस करना है। संविधान को प्रैक्टिस कराकर निकलेंगे, फिर विचारक पर प्रैक्टिस करेंगे, फिर सिद्धांत पर करेंगे, फिर पुस्तकों पर प्रैक्टिस करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जम करके कुछ पुस्तकों की भी श्रृंखला में तैयार कर चुका हूं। फिर एक दिन ऐसा सेशन रखेंगे जो केवल कमेंट का सेशन होगा, और देखता हूं कि कैसे पेपर बनता है और आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता। इस रणनीति को लेते हुए हम लोग फिर सुपरहिट अपने मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। एक चीज आप सभी लोगों को पता होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों, मेरी यहां बिल्कुल एसएसटी की बिल्कुल नई बैच 2 जनवरी को लॉन्च होने जा रही है। 2 जनवरी को याद रखना, 2 जनवरी को अपने सारे मित्रों को भी शेयर करिएगा। बिल्कुल एसएसटी सामाजिक विज्ञान के
सभी चारों पार्ट, वो इकोनॉमिक्स हो, माननीय श्री आनंद सर के द्वारा है, जो कि हमारे संस्था के अभिभावक हैं, संरक्षक भी हैं, हम लोगों के मार्गदर्शक भी हैं। उसके बाद मैं स्वयं डॉक्टर जेपी मिश्रा आपको लगातार राजनीति विज्ञान में गाइड करूंगा, और माननीय श्री डॉक्टर धर्मेंद्र सर इतिहास में, और माननीय श्री डॉक्टर राम मिलन सर ज्योग्राफी में आपको लगातार मार्गदर्शन करेंगे। मैपिंग से वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए आपको मिलेंगे। आप जुड़े, 2 जनवरी को बिल्कुल नया बैच शुरू होने वाला है। सारे लोग इस सूचना को आगे भी शेयर करिएगा। बहुत शुभकामनाएं। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, फिर इस ठंडक में आप लोगों के लिए मैं समर्पित हूं, तो आप लाइक की बटन दबाना मत भूलिएगा, अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिएगा, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार जुड़े हैं, जरूर सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। शुभ रात्रि आप सभी के लिए।